अच्छा, यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि एक तरफ आपने नाम लिया दुबई का, यूएई का, कतर का, इंडोनेशिया का, इतने संपन्न, इतने अच्छे राज्य, इतने अच्छे देश, देश कहूँगा राज्य नहीं, और वहाँ पे विदेशी कंपनियां इन्वेस्टमेंट करती हैं, वहाँ पे रोजगार पैदा किया जाता है, दूसरे देश के लोग जाके वहाँ पे अपना रोजी रोटी कमाई करते हैं। वहीं पे आप लीबिया, सीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक जैसे देश देख लो। क्या कारण है कि इस तरह के एक ही धर्म के लोग इस तरह से बटे हुए हैं? देखिए पीयूष जी, अगर आप इतिहास उठाकर देखते हैं, मैं ईरान से शुरू करता हूँ। ईरान पहले एक पार्शियन देश था। जब वो पार्शियन देश था तो वहां पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। वहां का जो संस्कृति था, कल्चर था, हम टेलीविजन चैनलों के माध्यम से देखते थे। जिस तरह से हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, महिलाओं को अपना जीवन जीने का पूरी स्वतंत्रता है, उसी तरह से ईरान था। लेकिन ईरान में जब कट्टरपंथी इस्लाम हावी हुआ तो वहां का परिदृश्य बदल गया। तो ईरान एक एग्जाम्पल है। उसी तरह से सारे देश जहां भी बदलाव आए हैं, जहां पर भी कट्टरपंथी विचारधारा, और ये नाम लेते इस्लाम का, जबकि मैं उस बात को नहीं मानूंगा। इस्लाम अपनी जगह पर एक अच्छा मजहब है। मजहब को हमको इस राजनीति में और आतंकवाद के साथ घसीटना नहीं चाहिए, क्योंकि इस्लाम जो है वो शांति का संदेश देता है, बहुत सारी अच्छाइयां हैं। हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं कि ये जो एक गुट बनाते हैं लोग, कुछ लोग इकट्ठे होते हैं बंदूक के दम पर, बंदूक, हथियार, गोले बारूद और मिसाइल लॉन्चर के दम पर ये कब्जा करते हैं कुछ इलाकों में वहां पर अपनी तरह का शासन लगाते हैं। शासन लगाने के बाद धीरे धीरे वो फैलाव करते हैं। और इसमें आप देखेंगे तो मैंने अगर गौर से इसके इतिहास में जाए तो मुझे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। पाकिस्तान दुनिया का एक सबसे शरारती देश है। जहां जहां भी आतंकवाद पनपा है, बड़ा है, उसमें पाकिस्तान का कहीं ना कहीं हाथ है। सारे जितने भी आतंकवादी संगठन हैं सब पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल। अब देखिए यहीं पे जब पंजशीर में जो लड़ाई अभी हो रही है इस वक्त नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के बीच में, तो तालिबान के जो सैनिक थे उसमें कुछ सैनिक जो पाए गए उनके पास से पाकिस्तानी आई कार्ड मिले हैं, पाकिस्तानी नागरिकता के आई कार्ड मिले हैं। इसका मतलब क्या होता है कि पाकिस्तान की सेना तालिबान के साथ मिलकर नॉर्दर्न अलायंस अफगानिस्तान से लड़ रही है। अभी देखिए कल ही हमने देखा कि आईएसआई के चीफ काबुल में जाकर बैठकर तालिबानियों के बीच में सुलह सपाटा करा रहे। वहां पे ऐसी खबर आई थी कि जो तालिबानी जो आकाएं हैं, जो वहां उनके नेता हैं, आतंकवादी नेता, उनके बीच में मुख्य कुर्सी के लिए लेकर कुछ बात बन नहीं रही है, मतभेद है, बात बन नहीं रही है। तो उस बात को बनाने के लिए आईएसआई के चीफ जाके बैठे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आईएसआई और पाकिस्तान का पूरा हाथ है उस तालिबान को पनपाने के लिए, तालिबान को फैलाने के लिए, अफगानिस्तान को बर्बाद करने के लिए। अच्छा, इस पे अभी तक भारत सरकार का जो स्टैंड था, आपको क्या लगता है कैसा स्टैंड था, और क्या इसमें इम्प्लीमेंट होना चाहिए भारत सरकार की तरफ? देखिए ये मामला बड़ा ही क्रूशियल है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बहुत बड़ा देश है, 130 करोड़ नागरिक हैं। कोई भी देश का शीर्ष नेतृत्व होता है बहुत ही सोच समझ के काम कर रहा है, क्योंकि तालिबान का इफेक्ट हमारे देश पर ना हो, हमारा देश खतरे में नहीं आए, ये भी हमको सोचना पड़ता है। इसलिए वो सोच समझकर अभी जो उन्होंने ये ऐसा निर्णय लिया है कि हम ठीक है, हम थोड़ा सा रुक कर विचार करेंगे, बाद में निर्णय लेंगे, अभी वो वेट एंड वॉच की भूमिका है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वेट एंड वॉच की भूमिका ज्यादा दिन नहीं चलनी चाहिए। क्यों? उसका कारण अभी हाल ही में जो हमारा कश्मीर है, जिस पर पाकिस्तान का अभी फिलहाल कब्जा है, जिसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वहां पर 8000 तालिबानी आतंकवादियों को ट्रेन किया जा रहा है, भेजा गया है। और ये कहीं ना कहीं अंदर खिचड़ी पक रही है कि पाकिस्तान, आईएसआई ने ये कहा है कि देखो हमने आपको मदद किया, आपको अफगानिस्तान दिलाया,
अब आप हमको मदद करो और हमको कश्मीर दिलाओ। ये खिचड़ी पक रही है, और ये खिचड़ी पकना यानी कि भारत के लिए, हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बात है, खतरे की घंटी है। और इस वक्त हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व को जाग जाना चाहिए। अभी से ही हमारी जो आईबी है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, वो सबको सतर्क हो जाना चाहिए कि ये कुछ करे। अब वो हिंदुस्तान नहीं होना चाहिए कि वहां से तालिबानियों का या फिर आतंकवादियों का हमारे पे हमला हो, फिर हम उसका जवाब दें। नहीं, अगर हमको पता चल रहा है, अगर आईबी की इनपुट आ रही है कि वहां पे तालिबानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और वहां के लोग मिलकर पाकिस्तानी सैनिकों के साथ, आतंकवादियों के साथ कोई बड़ी गतिविधि करने वाले हैं, तो उस गतिविधि का जवाब हमको पहले ही देना चाहिए, पहले ही देना चाहिए। अभी तक और उसके साथ ही देखिए, जब पहले हिंदुस्तान से पाकिस्तान लड़ता था, पाकिस्तान आतंकवादी भेजता था और वो आतंकवादी यहाँ पकड़े जाते थे पाकिस्तानी नागरिक के रूप में, तब हमको जाकर यूएन में चैलेंज करना पड़ता था, हमको लड़ना पड़ता था कि देखिए ये पाकिस्तान हमारे साथ अन्याय कर रहा है, पाकिस्तान अपने नागरिक या अपने आतंकवादी भेज रहा है, आतंकवादी पाकिस्तानी नागरिक है, हम प्रूव करते थे। और आज वही खेल पाकिस्तान अफगानिस्तान में कर रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये अमेरिका कह रहा है, ये जर्मनी कह रहे, ये इंग्लैंड कह रहा है। जब सारा देश ये कह रहा है तो क्यों नहीं, आज तो सुरक्षा परिषद में भी हम सदस्य हुए, अध्यक्षता मिली है भारत को, तो क्यों नहीं सारे देश, दुनिया के सारे देशों को हम अपने फेवर में ले, और फेवर में लेकर हम पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कर दें। और जब तक ये पाकिस्तान आतंकवादी देश घोषित नहीं होता है, तब तक ये आतंकवाद का खेल इसी तरह से चलता रहेगा। कभी ईरान का नंबर आएगा, फिर पाकिस्तान का नंबर आएगा, कभी अफगानिस्तान का नंबर आएगा, कभी इसके बाद सिलसिला जारी रहेगा इनका, अगर इनके मनोबल को अभी नहीं तोड़ा गया तो। अभी तक का जो एयरलिफ्ट का जो सिलसिला था भारत का, वहाँ पे जो भारतीय नागरिक फंसे थे, वहाँ पे जो हिंदू फंसे थे, इवन कुछ अफगानी नागरिकों को भी भारत सरकार ने एयरलिफ्ट किया है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, जब किसी भी देश के नागरिक पे संकट आता है, खासतौर से देश पर संकट आता है, तो देश के जो नागरिक होते हैं और देश पे अगर संकट है नागरिकों पर, तब हमको धर्म, जात, भाषा, प्रांत ये सब विचार करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और भारत सरकार ने वहां से सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं, हिंदू, सिख और भी जो लोग थे, मुस्लिम्स भी थे, उनको भी एयरलिफ्ट किया है। और ऐसे वक्त में मुझे ऐसा लगता है कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, इस वक्त मैं जरूर ये कहूंगा कि जो सीएए और एनआरसी का विरोध कर रहे थे, उन लोगों को ये सबक है, एक अच्छा परिदृश्य दिखा हुआ है कि आज एनआरसी और जो है वो कितना आवश्यक है देश के लिए। क्योंकि देखिए, पूरी दुनिया में क्रिश्चियनों के बहुत सारे देश हैं, इस्लामिक बहुत सारे देश हैं, लेकिन हिंदुओं का एक भी देश नहीं है जिसे हम ऑथेंटिक रूप से कह दें। हालांकि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र ही है। मैं दावे से कहता हूं कि हिंदुस्तान, भारत ये हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि 1947 में देश का जब बंटवारा हुआ तो धर्म के आधार पर हुआ, तो मुस्लिमों को पाकिस्तान मिला, बांग्लादेश मिला, तो बचा हुआ हिस्सा तो हिंदुओं का ही है। और ये तो यहाँ के हिंदुओं की सहृदयता है कि ये सभी धर्म के लोगों को अपने गले से अपनाए। हम आज मुसलमानों को भी अपने गले से अपना कर चल रहे हैं, सभी धर्मों को अपना कर चल रहे हैं। ये हिंदू धर्म की महानता है, भारत देश की महानता है, हमारे यहाँ के नागरिकों की महानता है कि यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब चल रही। लेकिन ये जो परिदृश्य दिखा है, मुझे लगता है कि ये कदम सही था और देश के लोगों को ये समझना चाहिए कि और भी अन्य देशों में जहाँ भी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन जो अल्पसंख्यक हैं, आज वो खतरे में हैं, तो उनका भी बचाव करना इस देश का, भारत का, हिंदुस्तान का और यहाँ की सरकार का परम कर्तव्य है। अच्छा, लास्ट सवाल है ये। सवाल ये है कि आज 56-57 मुस्लिम देश हैं, लगभग उतने ही ईसाई कंट्रियां हैं, लेकिन जब भी कुछ ऐसा होता है, ज्यादातर इस तरह के मामले मुस्लिम कंट्री में ही होते हैं, सीरिया, लीबिया, इराक, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और वहाँ के जब शरणार्थी जाते हैं तो अपने मुस्लिम कंट्री में ना जाके किसी और ईसाई कंट्री में जाते हैं। अभी अफगानिस्तान में जो हुआ, अभी सबकी निगाह भारत पे कि भारत उन सबको अपनाए,
ये कहाँ तक जायज है और क्यों ऐसा होता है? देखिए, ऐसा है कि आज के परिदृश्य में ज्यादातर इस्लामिक कंट्री ही आतंकवाद की चपेट में है। ISIS, इराक, सीरिया, वहां पे लोग परेशान हैं। बीच में खाड़ी का युद्ध चला, वहां लोग परेशान रहे। अफगानिस्तान में इसमें तालिबान का चल रहा है, वहां लोग परेशान हैं। पाकिस्तान में भी लोग परेशान हैं, क्योंकि वहां पे भी दहशतगर्द अलग अलग आतंकवादी संगठनाएं चल रही हैं। और ये आतंकवादी संगठनाएं सारे अलग अलग इस्लामिक कंट्रियों को डिस्टर्ब कर रही हैं। इसमें उनके कुछ अलग अलग तथ्य भी हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। उनके क्या फिरके के झगड़े हैं, क्या उनके बदतर फिरके हैं, या फिर और भी जो उनके इंटरनल विवाद हैं उसके अंदर, जिसके कारण ये सारे। लेकिन मैं इन सबसे ऊपर ये मानता हूं कि आज की दुनिया 21वीं सदी में जी रहे हैं, एक सभ्य समाज में जी रहे हैं, लोकतांत्रिक पद्धति से सब लोग जी रहे हैं। तो सारे दुनिया को सभ्य समाज के साथ लोकतांत्रिक पद्धति से जीना चाहिए। अब हम बाबा आदम के जमाने की बात करेंगे तो वो बात चलने वाली नहीं। हमें भी हमारे दिमाग को दुरुस्त करना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। और ये आतंकवादी किसी के नहीं, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। जो बंदूक उठा ले और अपने भाई पर ही गोली चलाए, वो काहे का इंसान, वो तो हैवान है। ये हमको समझने की बहुत जरूरत पड़ेगी। और चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का देश हो, किसी भी धर्म का नागरिक हो, उसको सच्चाई का साथ देना पड़ेगा। आतंकवाद के खिलाफ उसको आवाज उठानी पड़ेगी। और अगर आप आतंकवाद के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे, आप लड़ोगे नहीं आतंकवाद से, तो सीरिया जैसे हालात होंगे, तो इराक जैसे हालात होंगे, तो अफगानिस्तान जैसे हालात होंगे। तो जैसा कि आपने देखा, सुना शैलेश पांडे को, उन्होंने किस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया और सरकार को भी आगाह किया। ये कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इवन पूरे विश्व के खिलाफ ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये आतंकवाद पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कैमरामैन विशाल के साथ मैं पीयूष सिंह, राष्ट्रवाद न्यूज।